You are currently the only person in this conference. Good evening, everyone. Good evening, sir. सुन पा रहे हैं सब लोग? गुड इवनिंग सर। Yes, sir. आज हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी को कंटिन्यू करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने आपको रिवर मैन प्रॉब्लम बताया था। रिवर मैन प्रॉब्लम में मैन किसी भी डायरेक्शन में जंप लेने के लिए फ्री है, लेकिन जैसे ही वो जंप लेता है वाटर की वेलोसिटी उसके साथ ऐड हो जाती है और रिवर हमेशा कांस्टेंट विड्थ की रहने वाली है। इसलिए वो चाहे जैसे डायरेक्शन में जंप ले, अगर वाटर की वेलोसिटी हमने यू रखी है, ये ऐड होना ही है। इसलिए कभी भी जो मैन है अपने डिजायर्ड लोकेशन पर नहीं पहुंच सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट को एम करके अपनी वेलोसिटी रखता है तो वो इस डायरेक्शन में नहीं जा पाएगा। उसको जैसे ही ये वेलोसिटी ऐड होगी, ये u जैसे ही उसके साथ ऐड होगा, ये इन दोनों के रिजल्टेंट पर जाता है और जहां जाना चाहिए था और जहां पहुंचा है, इसके बीच की इस डिस्टेंस को ड्रिफ्ट या ड्रैग बोला जाता है। जनरल क्वेश्चन मेडिकल में नहीं पूछे जाते, स्पेशल केसेस ही पूछे जाते हैं। और एक केस जो मिनिमम टाइम का केस, वो हमने पिछले क्लास में डिस्कस कर दिया था। मिनिमम टाइम के केस में अपने को परपेंडिकुलर टू द शोर जंप लेना पड़ेगा। शॉर्टेस्ट टाइम में अगर उसको क्रॉस करना है तो परपेंडिकुलर टू द शोर जंप लेना पड़ेगा। अब दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है? शॉर्टेस्ट पाथ डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट। ये हमारा सेकंड कंडीशन हो सकता है। इसको बोलते हैं शॉर्टेस्ट पाथ कंडीशन। शॉर्टेस्ट पाथ कंडीशन। सबसे पहले तो ये बात समझनी है, ये कंडीशन तभी पॉसिबल है जब
मैन की वेलोसिटी रिवर की वेलोसिटी से ज़्यादा हो। इसकी जो खुद की वेलोसिटी है और रिवर की जो वेलोसिटी है, अगर ये ज़्यादा है होगा तभी ये शॉर्टेस्ट पाथ कंडीशन पॉसिबल है। अगर ऐसा सिचुएशन आ गया फॉर एग्जांपल कि रिवर की वेलोसिटी जिसको हमने यू असाइन किया है, अगर उसका वैल्यू हो गया 10 मीटर पर सेकेंड, लेट्स अज्यूम दिस, एंड वी मैन की खुद की वेलोसिटी स्टिल वाटर में 6 मीटर पर सेकेंड या 10 से कम कोई वैल्यू या फिर 10 भी, तो इस तरह के सिचुएशन में कभी भी वो डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट तक नहीं पहुंच सकता। ये कंडीशन अपने को चेक करके ही इसमें आगे बढ़ना पड़ेगा। बिना इसके हमको आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं। भी को यू से बड़ा होना है, बराबर भी नहीं, बड़ा होना है। दूसरी बात कि जब वो जंप ले रहा है और उसके साथ वाटर की वेलोसिटी जब ऐड हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर वो ए से सीधे बी पर जाना चाहता है तो ए से बी की तरफ तो पॉइंट करेगा नहीं, उसको कहीं ना कहीं अपनी वेलोसिटी को कुछ ऐसा रखना होगा ताकि जब इसके साथ वाटर की वेलोसिटी ऐड हो यूजिंग ट्रायंगल लॉ, तो जो रिजल्टेंट और नेट वेलोसिटी हो बिल्कुल ऐसा है। ये कंबाइंड वेलोसिटी है वाटर में जाने के बाद, जो बिल्कुल इसी डायरेक्शन में है और ये सीधे आगे जाते जाते कमिट कर जाएगा। ये जाना चाहता है इधर लेकिन जाएगा इस लाइन पर। वाटर हर समय इसको एक वेलोसिटी दे रहा है और ये जो वैल्यू है वाटर की वेलोसिटी ये यू है। और अगर हमने इस एंगल को थीटा ले लिया है तो ये एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। इफ यू सी देयर इज अ ट्रायंगल इज फॉर्मिंग। ये एंगल हमारा थीटा, ये हमारा है वी और ये हमारा यू। बहुत आसानी से हम लोग बोल सकते हैं कि यू जो है वो वी साइन थीटा के बराबर है और यहाँ से साइन थीटा हमारा वी और यू बाई वी ऐसा आ जाएगा। इस एक्सप्रेशन से भी इस बात को समझा जा सकता है ये कंडीशन की रिक्वायरमेंट कितनी ज्यादा है। यू बाई वी ये कभी 1 या उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। कोई बता सकता है क्लास में बैठा हुआ बच्चा कि 1 क्यों नहीं हो सकता? हाँ बताइए आफिया। सर क्योंकि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। ओके, तो 1 तो हो सकता है ना, साइन थीटा 1 तो हो सकता है। तो हमने ग्रेटर देन ही क्यों लिखा, इक्वल टू क्यों नहीं लगाया? ओके, आधे आप बताओ। नुपुर आपका तो माइक ही काम नहीं करता बच्चे, मैं बार बार आपसे कोशिश करता हूँ आंसर लेने की, बट आपका माइक ही वर्क नहीं करता। हाँ बताइए आधे। सर सर साइन थीटा की वैल्यू 1 इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि अगर हम लोग साइन थीटा 1 के बराबर करेंगे तो थीटा 90 हो जाएगा। और अगर थीटा 90 हो जाएगा और यू और वी की वैल्यू सेम हो जाएगी तो मतलब रिवर के एग्जैक्टली अपोजिट अगर स्विमर सेम वेलोसिटी से स्विम करेगा तो वो तो मतलब रेस्ट पे ही आ जाएगा ना, कुछ ट्रैवल करेगा ही नहीं। एग्जैक्टली, थीटा 90 डिग्री होने का मतलब ये जो एंगल हमने यहाँ दिखाया है थीटा, इसको 90 होना पड़ेगा। इसका मतलब इनडायरेक्टली हम लोग ये बोल रहे हैं कि स्विमर इधर जाए और वापस रिवर इसको इधर ढकेले तो वो कहीं नहीं जाएगा, वो वहीं रह जाएगा। तो रिवर क्रॉस करने की बात ही नहीं हो पाएगी, रिवर भी तो क्रॉस करना है। इसलिए अपने को ये बात समझनी पड़ेगी, ये वैल्यू हमेशा 1 से छोटा ही होना चाहिए। और उसके लिए अपने को ये जो शुरू में कंडीशन हमने लिखा है ये कंडीशन मस्ट है। और एक बार अगर हमने साइन थीटा निकाल दिया तो हम कॉस थीटा भी निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। पहले तो ये कंडीशन है कि कितने एंगल पर उसको जंप लेना है। अगर ये हमसे पूछा जाए तो हम यहाँ से थीटा निकाल सकते हैं। और दूसरी बात,
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा करने से हमको कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी यू स्क्वायर बाई वी, ये यू और वी को अच्छे से लिखना तुम लोग, पता चलना चाहिए कि यू क्या कौन सा है और वी कौन सा है, क्योंकि रिवर को क्रॉस करने के लिए हमने बताया था यही वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है, दिस वन, दिस कंपोनेंट। नेट वेलोसिटी जो है वो हमारी हो जाएगी वी कॉस ऑफ थीटा। यहाँ पर क्लियरली हम देख सकते हैं ये वी कॉस ऑफ थीटा है। तो टाइम टू क्रॉस द रिवर अगर हमसे पूछा जाए एंड इफ डी इज द विड्थ, ये हो जाएगा डी डिवाइड बाई वी कॉस थीटा। अब या तो हमको थीटा पता चल गया तो डायरेक्टली कॉस थीटा का वैल्यू डाल देंगे, नहीं हमने यू और वी के टर्म्स में कॉस थीटा निकाला हुआ है वो पुट कर देंगे। डी डिवाइड बाई वी कॉस थीटा का वैल्यू है अंडर रूट ओवर 1 माइनस यू स्क्वायर बाई वी स्क्वायर। और इसको थोड़ा एलसीएम लेके फर्दर सॉल्व करेंगे, जो फाइनल आंसर आएगा वो आ जाएगा डी, और ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा और ब्रैकेट में अंदर नीचे बचेगा सिंपली वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। और हम देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू है ये ग्रेटर है, दिस इज वैल्यू इज ग्रेटर देन this value is greater than d by v। जा तो रहा है डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पर, लेकिन टाइम उसको ज्यादा लग रहा है। कोई बता सकता है ये जो वैल्यू हमने निकाला है, ये जो वैल्यू आया है हमारा, ये डी बाई वी से बड़ा कैसे हो गया? एनीवन, एनी सिंपल लॉजिक? कोई भी बता सकते हो? हाँ बताइए आप, ये क्यों? सर रिजल्टेंट वेलोसिटी कम हो गई। यस सर। मैथमेटिकली दिख जाएगा डायरेक्टली, सर लॉजिकली भी बोल रिजल्टेंट सकते हो, वेलोसिटी मैथमेटिकली भी कम बोल हुई सकते हो। इसलिए। हाँ बोलो फिर से। रिजल्टेंट वेलोसिटी कम हो गई इसीलिए टाइम बढ़ गया है। बराबर। एक तो सीधा सीधा बात समझ में आ रहा है कि पहले डायरेक्टली वो भी से जा रहा था इधर, लेकिन अब वो भी से नहीं जाके भी कॉस थीटा से जा रहा है, और कॉस थीटा हमेशा 1 या उससे छोटा होता है। तो और साफ साफ यहाँ पर जो एक्सप्रेशन है उसमें डिनोमिनेटर के टर्म को देखो, यहाँ पर भी स्क्वायर में से कुछ घटा रहे हैं, अगर भी स्क्वायर में से कुछ नहीं घटाते तो ये भी बन जाता है। घटा रहे हैं मतलब ये टर्म छोटा हो रहा है, और अगर ये टर्म छोटा हो रहा है तो टाइम बढ़ रहा है। तो ये शॉर्टेस्ट पाथ का कंडीशन है, ना कि शॉर्टेस्ट टाइम। टाइम ज्यादा लगेगा इस सिचुएशन में, रिवर क्रॉस करने में उसको टाइम पहली बार से ज्यादा लग रहा है, लेकिन हाँ डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पर पहुंच जाएगा। ये एक फायदा हुआ। एनीवन हैव एनी कंफ्यूजन? हाँ बोलिए। सर अगर हम लोग एक ऐसा केस लें जिसमें जो स्विमर है वो राइट की तरफ विथ सम एंगल स्विम कर रहा है और उसमें रिवर की वजह से कोई ड्रिफ्ट ना हो। रिवर की वेलोसिटी अगर होगी तो ड्रिफ्ट नहीं होगा। सर पता नहीं, वो एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें रिवर की विड्थ बताई हुई थी और परपेंडिकुलर से ड्रिफ्ट बताया हुआ था 30 मीटर का, और ऐसा क्वेश्चन लिखा हुआ था कि क्वेश्चन शेयर करना पड़ेगा बच्चे, क्योंकि क्वेश्चन तुम वही बताओगे जो आपने समझा है, आपने सही समझा है, ये कैसे हम मान लें? ठीक है सर, मैं मिलता है, मैं सेंड करती हूँ। क्वेश्चन को शेयर कर दोगे तो ज़्यादा ऑथेंटिक होगा बात, ऐसे हम लोग कुछ कर नहीं पाएंगे, बोल नहीं पाएंगे। अगर रिवर की वेलोसिटी होगी तो ड्रिफ्ट तो होगा ही, उसको मना नहीं कर सकते।
तो शॉर्टेस्ट पाथ और शॉर्टेस्ट टाइम, ये दो कंडीशंस हैं जो हमको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। मोस्टली यही दोनों क्वेश्चन आते हैं, नहीं तो जनरल क्वेश्चन आएगा। अब एक केस हो सकता है कि अगर भी यू के बराबर हो जाए या यू भी से बड़ा हो जाए। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, एक कंडीशन ऐसा हो सकता है इफ u इज ग्रेटर देन v, u जो है वो v से बड़ा हो गया, यानी कि रिवर का जो फ्लो है वो ज्यादा तेजी से हो रहा है मैन की खुद की वेलोसिटी से। इस सिचुएशन में इंटरेस्टिंग बात यह है कि चाहे मैन कैसे जंप ले ले, ये उसकी मर्जी है, ऐसे ले ले, ऐसे ले ले, ऐसे ले ले, कैसे भी ले ले, ये डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। मैन वुड नेवर, वो बी पॉइंट पर कभी पहुंच नहीं सकता चाहे कुछ भी हो जाए। ये कंडीशन होल्ड होना चाहिए, रिवर की वेलोसिटी मैन की वेलोसिटी से ज्यादा होने पर ऐसा होगा। तो इस तरह के सिचुएशन में मिनिमम ड्रिफ्ट पूछा जाता है कि हम क्या करें कि बी से कम दूरी पर जाए। बी पर तो कभी पहुंच नहीं पाएंगे, लेकिन बी से कम दूरी पर पहुंचकर एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचे जिसके लिए ये जो वो ये मिनिमम मिनिमम इसको बोलते हैं मिनिमम ड्रिफ्ट कंडीशन। और ये बहुत रेयरली पूछा जाता है, ये नहीं पूछा जाता। इसका डेरिवेशन थोड़ा बड़ा है बट रिजल्ट्स इसके बहुत सिंपल है। जो रिजल्ट हमने शॉर्टेस्ट पाथ के लिए निकाला है, जो कंडीशन लाइक साइन थीटा इज इक्वल टू यू बाई वी, ये जो निकाला है हमने, हम लोग इस सिचुएशन के लिए अगर पूरा सॉल्यूशन करें तो यहां पर हमारा जो आता है आफ्टर सॉल्विंग साइन थीटा, यह आ जाता है वी बाई यू, जस्ट उल्टा, सिंपली द अपोजिट। और u बड़ा है इसलिए साइन थीटा लेस देन 1 होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। कैसे आता है ये एक मैटर ऑफ डिस्कशन हो सकता है, लेकिन अगर हम इसको अवॉइड भी कर दें कि ये कैसे आया तब भी कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें टाइम टू क्रॉस कितना रहेगा, तो टाइम टू क्रॉस हर बार की बात ही डी डिवाइड बाई कॉस होता है, वही होता है। तो जब साइन थीटा का वैल्यू ये है तो कॉस थीटा निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, जैसे पिछली बार निकाला था अपन वैसे निकालेंगे, लेकिन एक्सप्रेशन थोड़ा चेंज हो जाएगा। डी डिवाइड बाई वी इंटू अंडर रूट ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, ऐसा कुछ होगा। और ये टाइम जो होगा वो हो जाएगा डी यू डिवाइड बाई वी टाइम्स अंडर रूट ओवर यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। ये टाइम टू क्रॉस द रिवर। और वो ड्रिफ्ट कितना होगा और कितने दूर जाके पहुंचेगा ये भी हम निकाल सकते हैं। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटीज, ये हमारा हो जाएगा v साइन थीटा, ये हो जाएगा u, और ये हो गया v cos थीटा, जिससे वो रिवर क्रॉस करने वाला है। तो u बड़ा है v से, तो v साइन थीटा से भी तो बड़ा ही होगा ना। तो साइन थीटा तो लेस देन 1 और वो ग्रेटर इक्वल टू 1 एट मैक्स हो सकता है। इसलिए इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो इधर ही बनेगा, और बनेगा u माइनस वी साइन थीटा। और ये वाला तो हमारा v cos थीटा ये तो है, इससे वो रिवर क्रॉस करेगा, इससे वो आगे जाएगा। कितना आगे जाएगा, टाइम निकल चुका है, वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर।
तो मिनिमम ड्रिफ्ट अगर हमसे पूछे कि वो कितनी दूर, ये जो मिनिमम वैल्यू है कितना दूर है, तो u माइनस वी साइन थीटा, साइन थीटा का वैल्यू अगेन जैसे हमने यहाँ पे पुट किया वो निकालेंगे, पुट कर देंगे और टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब u माइनस वी साइन थीटा इंटू टी, सॉरी इंटू टी, और टी की जगह डी बाई वी कॉस थीटा ऐसा पुट कर सकते हैं और सीधे एक बार ही tan थीटा या cos थीटा जो भी वैल्यू है वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे, मतलब वी कैन राइट u माइनस वी साइन थीटा डिवाइड बाई डी बाई वी कॉस थीटा। अब इसको सीधे साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू, साइन थीटा का वैल्यू तो वी बाई यू है, यही डायरेक्टली पुट कर देंगे और कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ पर निकला है वो पुट कर देंगे, तो ये हमारा सीधे यू और वी के टर्म्स में जाएगा, थीटा एलिमिनेट हो जाएगा। बट ये सब करने का जरूरत नहीं है, सिर्फ मेरा ये बताने का मतलब है कि ये याद रखना है और इसके बाद की कहानी हम लोग खुद से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कुछ बच्चे ऐसे दिमाग में इसका बात आ सकता है कि सर ये आया कैसे, हाउ। बहुत सिंपल सा बात है, किसी भी एंगल पर जंप कराएंगे तो u cos ऑफ थीटा और u sin थीटा ये कंपोनेंट हो जाएंगे और आपको क्या करना है, ड्रिफ्ट का एक जनरल एक्सप्रेशन निकाल लेना है। ये हमारा टाइम है, d डिवाइड बाई वी cos थीटा ये टाइम है हमारा, और ये ड्रिफ्ट है। अगर ड्रिफ्ट को मैं कुछ देर के लिए s से डिनोट करूं, s, इसको लिखा जा सकता है u माइनस वी साइन थीटा, और अगर यहाँ पर हमने लिखा भी है, लिखना क्या है, ये ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये हमारा ड्रिफ्ट है और अभी मिनिमम नहीं है, अभी जस्ट एज्यूम इट कि ये मिनिमम नहीं है, एक जनरल थीटा के में लिख दिया। अब ये फंक्शन ऑफ थीटा है, इतना तो समझ आ रहा होगा, u v d सब कांस्टेंट है सिवाय थीटा के। अब यहाँ पर मैक्सिमम मिनिमम कॉन्सेप्ट लगाना पड़ जाएगा, यूजिंग मैक्सिमा एंड मिनिमा। ds बाई डी थीटा इक्वेट टू 0, इस पूरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और इक्वेट करना पड़ेगा 0 के बराबर। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये वही रिलेशन देगा जो हमने पहले ही लिख दिया था, साइन थीटा इज इक्वल टू v अपॉन यू, ये यही आ जाएगा, और थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स v बाई यू, ये हमारा इसी को सॉल्व करके आता है। लेकिन अगेन है कि इसको डिफरेंशिएट करना और इक्वेट करना 0 के बराबर, ये सबके लिए पॉसिबल नहीं है और ये डेरिवेशन किसी के लिए जरूरी भी नहीं है, मेडिकल में कभी डेरिवेशन का जरूरत नहीं पड़ता। जिनको थोड़ा बहुत काम करने का शौक है वो लोग इस प्रोसेस से, इस अप्रोच से आगे बढ़ सकते हैं। अदरवाइज सिंपली एक रिजल्ट अपने को याद रखना है, मिनिमम ड्रिफ्ट कंडीशन कुछ ऐसा होता है और उसके लिए एंगल का वैल्यू भी वही होता है, और इसको भी याद रखने का तरीका ये हमको तो याद करना ही है, शॉर्टेस्ट पाथ हमको आना ही चाहिए, तो क्वेश्चन में पूछा जाता है जो इसका रिजल्ट है जस्ट इसको रिवर्स कर देंगे, u बाई वी है तो v बाई यू कर देंगे बस, तो मिनिमम ड्रिफ्ट कंडीशन बन जाती है। ये हो गया हमारा रिवर मैन प्रॉब्लम का क्वेश्चन। अब इस पर डेटा बेस्ड क्वेश्चन जो भी आएगा वो इजीली हो जाएगा, इसमें कहीं कोई डाउट वाली बात नहीं। जितने भी हमने यू और भी लिए हैं सिर्फ डेटा डाल सकते हैं और क्वेश्चन बनते चले जाएंगे। आपके मॉड्यूल में ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, हमने शेयर भी किया है लीक, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। नेक्स्ट जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है वो है रेन मैन। अब रेन मैन प्रॉब्लम ये सबके लिए बड़ा दिक्कत का काम करता है। वैसे भी रेन बहुत कम लोगों को अच्छी लगती है। कितने लोगों को बाय द वे रेन अच्छी लगती है? हाउ मेनी ऑफ यू लाइक रेन, रेनी सीजन?
एज एक्सपेक्टेड। किसी को रेन अच्छा नहीं लगता, इसलिए रेन मैन प्रॉब्लम सच में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ये पर्टिकुलर रिलेटिव वेलोसिटी का ऐसा केस है जिसमें ग्राफिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन बहुत ज्यादा काम आता है। अगर हम ग्राफिकल मेथड से चीजों को डील नहीं करना चाहते या वेक्टर को हम डायग्राम नहीं बनाना चाहते तो इस तरह के क्वेश्चन में बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। वेक्टर सब्ट्रैक्शन बाय ग्राफिकल मेथड, अपोजिट वेक्टर बनाना, ट्रायंगल और पैरेललोग्राम लॉ यूज करना, ये सारी चीजें रेनमैन प्रॉब्लम में बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होती है। लेकिन जैसे ही बच्चा आई और जे पढ़ता है वेक्टर में, वो ग्राफिकल मेथड को बिल्कुल इग्नोर कर देता है और जिसका खामियाजा उसको रेनमैन प्रॉब्लम में भुगतना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात है रेनमैन प्रॉब्लम की, इसमें 3 टर्म्स होते हैं। एक होता है वी आर, एक होता है वी एम और एक होता है वी आर एम। बहुत आसानी से इस बात को हम समझ सकते हैं इनके मतलब क्या है। जैसे वी आर का मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ रेन, और कुछ भी नहीं लिखा, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये अपने आप हमको समझ में आनी चाहिए। स्टैंडिंग कोई बंदा खड़ा है रोड पर, तो उसके लिए जो भी उसको दिख रहा है वो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माना जाएगा। दूसरा वी एम, ये होता है वेलोसिटी ऑफ मैन, और वी आर एम इज वेलोसिटी ऑफ रेन ऑब्जर्व्ड बाय मैन। मतलब अगर एक बार मैन रेन को ऑब्जर्व कर रहा हो तो उसको रेन कैसा आता हुआ दिखेगा, अगर वो खड़ा है तब, अगर वो मूव कर रहा है तब। ये टर्म हमारा बताता है वी आर एम। अब मैन अगर खड़ा रहा तो वी आर एम और वी आर, इसमें दोनों में कोई फर्क नहीं। लेकिन अगर मैन खड़ा नहीं रहा, मैन मूव कर रहा है, तब दिक्कतें आएंगी, तब वी आर एम और वी आर सेम नहीं होगी। रेन जो एक्चुअली जिस डायरेक्शन में फॉल हो रहा है और मैन एक्चुअली जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इन दोनों से वी आर एम इफेक्टेड होता है। और नॉर्मली फिजिक्स से हम लिख सकते हैं कि वी आर एम इज इक्वल टू वी आर माइनस वी एम। ये नॉर्मल रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है। और अगर ये हमने लिख लिया तो इसके साथ साथ 2 और रिजल्ट भी बनाए जा सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि उसकी जरूरत कब पड़ेगी, हम देखेंगे। लेकिन इसी से एक रिजल्ट ऐसा भी बन सकता है कि वी आर इज इक्वल टू वी आर एम प्लस वी एम, और इसी से एक और रिजल्ट बन सकता है वी एम इज इक्वल टू वी आर माइनस वी आर एम। हमने बस इधर उधर करके तीनों के लिए बारी बारी से सॉल्व कर दिया। तो कॉन्सेप्ट में कहीं कुछ नयापन नहीं है। एवरीथिंग इज लाइक वी हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू दिस। लेकिन फिर भी रेनमैन प्रॉब्लम के क्वेश्चन सबसे ज्यादा डिफिकल्ट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि क्वेश्चन में कोई 2 डेटा देके हमसे तीसरा पूछा जाएगा। इस पूरे क्वेश्चन में जब भी हम कोई रेनमैन प्रॉब्लम का क्वेश्चन करेंगे तो इन तीनों में से कोई 2 दिया जाएगा और तीसरा पूछा जाएगा, लेकिन वो 2 कौन से हैं ये डिसाइड करना बड़ा मुश्किल काम है। जस्ट अ मिनट। हमको जब भी कोई क्वेश्चन आएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट के नाम पर इस रेनमैन प्रॉब्लम में कुछ और नहीं है बता देते। हाँ, एक बात है जो हमको समझना पड़ेगा कि जो मैन की वेलोसिटी होती है, मैन की वेलोसिटी या तो फॉरवर्ड होगी या बैकवर्ड होगी। वीएम
जो वेक्टर हो सकता है वो इन्हीं दोनों डायरेक्शन को ले सकता है, +x और -x। ये कभी भी ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। बेसिकली हम लोग एज्यूम करते हैं कि मैन बिल्कुल एक स्ट्रेट रोड पर खड़ा है लाइक दिस, और उसके पास सिर्फ दो ही ऑप्शन है, आगे या पीछे जाना। कभी कभी सिंपल क्वेश्चन के लिए y एक्सिस को वर्टिकल और x एक्सिस को हॉरिजॉन्टल, जैसे नॉर्मल प्रोजेक्टाइल मोशन में हम लोग लेते हैं वैसे ले सकते हैं। हम लोग नॉर्मल प्रॉब्लम सॉल्विंग के हिसाब से ये अपने कोऑर्डिनेट एक्सिस ले सकते हैं, x और y। ये होता है वर्टिकल डायरेक्शन और ये होता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चंस में हमारा जो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ का भी बात आ जाता है। अब हमको पता है कि अगर नॉर्मल मैप हम लोग दिखाएं तो ये नॉर्मल मैप कुछ ऐसा होता है, ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, ये होता है नॉर्थ और ये होता है साउथ। अब वर्टिकली अपवर्ड इसमें कैसे दिखाएंगे? अभी दो डायरेक्शन हमको दिखाने हैं, एक है वर्टिकली अपवर्ड और दूसरा है वर्टिकली डाउनवर्ड, क्योंकि रेनफॉल वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। और अगर हमने नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ कुछ ऐसे दिखा दिया तो वाई डायरेक्शन अब वो वर्टिकल डायरेक्शन नहीं दिखा रहा, वो नॉर्थ दिखाने लगा। इसलिए कभी कभी जब नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ और वर्टिकल डायरेक्शन को लेके कंबाइंड क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हमारा जो कोऑर्डिनेट बनाने का तरीका है वो चेंज हो जाता है। तो हम लोग कोऑर्डिनेट कैसे बनाते हैं? तो हमको 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट बनाना पड़ता है, समथिंग लाइक दिस। इस तरह का कोऑर्डिनेट बनाना पड़ेगा। यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा ईस्ट डायरेक्शन, ये हो जाएगा हमारा वेस्ट डायरेक्शन, ये हो जाएगा नॉर्थ डायरेक्शन, ये हो जाएगा साउथ डायरेक्शन, ये हो जाएगा वर्टिकली अपवर्ड, और ये हो जाएगा वर्टिकली डाउनवर्ड। तो अपना डायग्राम थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, या तो 3D डायग्राम बनाना पड़ेगा, नहीं तो इमेजिन करना पड़ेगा। क्योंकि रेनमैन प्रॉब्लम के एक आध क्वेश्चन नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ रिलेटेड भी पूछ दिए जाते हैं, और उसमें डायग्राम अगर नहीं बना पाए तो हमको इमेजिन करना पड़ेगा, और उसमें सारे बच्चे दुरुस्त नहीं होते। एक मिनट, आज क्लास सबसे लेट किसने ज्वाइन किया है? क्योंकि अभी तक 21 यूजर थे और अभी 22 हुए कुछ देर पहले ही।
स्क्रीन विजुअल है? एम आई ऑडिबल? Yes, sir. मैं क्या कर रहा था कि वर्टिकली अपवर्ड और वर्टिकली डाउनवर्ड, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ का वैसे तो सारी क्वेश्चन में जरूरत नहीं पड़ता, क्वेश्चन में ये वाई और एक्स से काम चल जाता है। वाई को वर्टिकल और एक्स को ऐसा लेके अपन कर सकते हैं काम। लेकिन अगर कभी ऐसा सिचुएशन आ गया जहां पर नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ वगैरह वगैरह आ जाए तो अपने को इमेजिन करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसा डायग्राम बनाना पड़ेगा। ओके, तो दो बातें हैं, एक कि फॉर्मूले के नाम पर हमारे पास कुछ भी नया नहीं है, और दूसरा कि मैन की जो वेलोसिटी है वो सिर्फ और सिर्फ दो डायरेक्शन में हो सकती है। ये बहुत जरूरी बात है जिसको हमको हमेशा ध्यान में रखना है। इसके अलावा कोई और डायरेक्शन सोच भी नहीं सकते हम। अब कुछ क्वेश्चंस के थ्रू ही हम रेनमैन प्रॉब्लम को कॉम्प्रिहेंड कर सकते हैं। क्वेश्चन के थ्रू ही हम इसको सॉल्व करना सीख सकते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट में कुछ है नहीं, केसेस नहीं होते इसमें कि ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा। अब बस एक एग्जांपल से हम चीजों को कुछ समझ सकते हैं। जैसे मान लो रेनफॉल जो है वो वर्टिकल हो रहा है, लाइक दिस, बिल्कुल सीधे सीधे नीचे वर्टिकल रेनफॉल हो रहा है। स्पीड मेरे को नहीं पता, हमने सिर्फ वेक्टर बनाया है। और मान लेते हैं ये जो मैन है ये खड़ा था जब देख रहा है कि रेनफॉल वर्टिकल हो रहा है, और अगर इसने दौड़ना शुरू कर दिया, सपोज ही स्टार्ट्स मूविंग इन दिस डायरेक्शन और इन दिस डायरेक्शन, कहीं भी मूव करना है, इसको तो दो ही डायरेक्शन में मूव करना है, फॉरवर्ड या बैकवर्ड। अगर ये मूव करने लगा, चलिए हमने मान लिया फॉरवर्ड मूव कर रहा है, लेट्स अज्यूम दिस। अगर ये वीएम से मूव करने लगा, वीएम से मूव करने लगा, अब इसको रेन कैसे दिखेगी? और जैसे जैसे इसकी स्पीड बढ़ेगी, मान लो पहले धीरे दौड़ रहा था, फिर तेज दौड़ने लगा, फिर और तेज दौड़ने लगा, जैसे कार पर बैठा है, कार की स्पीड बढ़ने लगी, तो कैसा दिखेगा रेन उसको? तो इस बात को बहुत आसानी से समझा जा सकता है कि वी आर एम, वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट वी आर एम एंड वी आर एंड वी एम वी आर गिवन। अभी लाइट चली गई है, तुम लोग को दिख रहा है? नहीं, तो अभी हम लोग कैम बंद कर लेते हैं, बट क्लास कंटिन्यू रहेगी। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि वी आर और वी एम हमको ये दो दिए हुए हैं, और हमको वी आर एम मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, जब मैन दौड़ने लगेगा तो कैसा दिखेगा, ऐसा। तो जो नॉर्मल फॉर्मूला है वो ये कहता है कि वी आर एम इज नथिंग बट इक्वल्स टू वी आर माइनस वी एम, दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन, और सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है निगेटिव वेक्टर का एडिशन। तो हम मैन की जो भी वेलोसिटी होगी उसका अपोजिट वेक्टर बनाएंगे और उसको वी आर में ऐड कर देंगे, ट्रायंगल लॉ से ऐड करेंगे, पैरेललोग्राम लॉ से ऐड करेंगे, ये हमारा चॉइस है। तो हम लोग पैरेललोग्राम लॉ यूज करना चाहते हैं। चलो पहले तो वी एम हमको दिया गया है तो उसका अपोजिट वेक्टर पहले बना लो, और इसके साइड लेंथ को हम बढ़ाते चले जाएंगे अगर हमने स्पीड बढ़ाने की बात सोची है तो। और वी आर पहले से ही ऐसा था, क्या वैल्यू है उससे मतलब नहीं है, और ये हमारा माइनस वी एम वेक्टर है। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट कुछ ऐसा दिखेगा। दिस इज हाउ द वी आर एम वेक्टर लुक लाइक। वी आर एम वेक्टर, एक मिनट, ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब जैसे जैसे हम वेलोसिटी बढ़ाते जाएंगे, सपोज स्पीड बढ़ाते जा रहे हैं, तो ये वेक्टर का लेंथ और बढ़ जाएगा। सपोज स्पीड उसने बढ़ा दी, रेन की तो एक फिक्स्ड स्पीड होती है, बहुत ज्यादा जो भी तेज बारिश भी होगी तो उसका भी एक लिमिटेशन है, लेकिन कार की स्पीड का कोई लिमिटेशन नहीं है। मान लेते हैं स्पीड उसने बहुत बड़ी रखी है, बहुत ज्यादा तेज,
अब जो तुम रिजल्टेंट ड्रॉ करोगे तो रिजल्टेंट बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसा, मतलब ऐसा लगेगा कि रेन बिल्कुल सामने से हिट कर रहा है हमको। और ये चीज रियल लाइफ में ऑब्जर्व की जा सकती है। जब हम स्कूटी चला रहे होते हैं और बारिश होने लगा, हम घर पहुंचने के चक्कर में और तेज चलाते हैं, और जितना ही हम तेज चलाएंगे उतना ही लगेगा कि रेन और ज्यादा सामने से हिट कर रहा है हमको। अगर हम रुक जाएंगे तो बिल्कुल वर्टिकल फॉल होने लगेगा, और जैसे जैसे स्पीड बढ़ाएंगे वैसे वैसे चेहरे पर बारिश का पानी आने लगेगा। तो ये इसी वजह से होता है, वेलोसिटी जितनी बढ़ेगी रेन बिल्कुल उतना ही ज्यादा स्टीप होता जाएगा। एंड दैट इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। रेनमैन प्रॉब्लम में स्टेटमेंट को डिकोड करना बहुत जरूरी है। अगर हम कुछ नया फॉर्मूला, हमने कुछ नहीं लिखा, इफ यू सी आई हैव नथिंग रिटन लाइक ये फॉर्मूला है, ये कंडीशन है, कुछ नहीं। नॉर्मल रिलेटिव वेलोसिटी का जो कॉन्सेप्ट है वही, बस डायग्राम के थ्रू थोड़ा बहुत चीजें हमको समझनी है। तो क्वेश्चन को डिकोड करना ही सबसे चैलेंजिंग टास्क होता है। तो मैं इसको बोलूंगा कि जिन लोगों को इस टॉपिक पर इश्यूज है कि मतलब नहीं बनता सर ब्ला ब्ला ब्ला, तो वो लोग क्वेश्चन को ही डिकोड करने का पहला काम सोचेंगे कि उनको पहला काम यही कि क्वेश्चन डिकोड करें, वेक्टर्स ड्रॉ करें। A man standing on the road observes that rain is falling at an angle 30 degree with vertical. He throws his umbrella he throws its umbrella and starts running with velocity 10 meter per second. If rain is hitting his head normally now, then find first question velocity of rain with respect to ground, और दूसरा velocity of rain with respect to moving man। जब वो दौड़ने लगा था तब उसके रेस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी कितनी थी। पहले क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और उसके बाद इसको सॉल्व कीजिए। लाइट आ गई वापस। ओके, दैट इज वेरी क्विक, बहुत ही बढ़िया। ओके,
बाकी बच्चे जल्दी ट्राई कीजिए। इस क्वेश्चन के लिए हमने 5 मिनट दिए हैं और स्टेप बाय स्टेप करना है, कोई जल्दीबाजी नहीं। 2 बच्चों ने ऑलरेडी कर लिया है बट फिर भी हमने उसको होल्ड किया हुआ है। जल्दी से कीजिए इसको। रिलेटिव मोशन पर एक और क्लास होगा एंड दैट विल बी आवर लास्ट क्लास, और उसके बाद हम लोग सर्कुलर मोशन स्टार्ट करेंगे। So hopefully we are going to finish this chapter by Tuesday. ये चैप्टर ट्यूसडे तक कवर हो जाना चाहिए। Anyone else? चलिए, 2 बच्चों ने कर लिया है, वेरी गुड। अब स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को डिकोड करते हैं। और हमने जैसे कहा था कि हमको एक एक लाइन से ही क्लू मिलता है। ऐसे अगर हम सब कुछ एक ही साथ निकालने की कोशिश करेंगे तो हमसे कुछ भी नहीं निकलेगा। पहला स्टेटमेंट है, मैन स्टैंडिंग ऑन द रोड, स्टैंडिंग observes that rain is falling at an angle 30 degree with vertical। तो बस इतना पढ़ना है और हमको एक वेक्टर ड्रॉ करना है। ये वर्टिकल डायरेक्शन होता है और 30 डिग्री एंगल पर हम चाहे किसी भी डायरेक्शन में, ऐसा या ऐसा, कोई एक डायरेक्शन, दोनों तरफ नहीं लगाना, कोई एक डायरेक्शन अपने मर्जी से बना सकते हैं। हमने ये वाला एंगल 30 दिखा दिया और ये लेंथ कितनी है वी डोंट नो येट, लेकिन ये हमारा वी आर है। क्योंकि स्टैंडिंग है तो जो भी देखेगा विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वाली ही बात होगी। रेनफॉल हमेशा वर्टिकल होता है, ये अजम्पशन अपने को नहीं रखना है। रेनफॉल वर्टिकल भी हो सकता है और किसी एंगल पर भी हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। पहला जो लाइन था उससे इतनी सारी बातें हमने की। एक वी आर वेक्टर बना दिया, उसका मैग्नीट्यूड भले ही हमको नहीं पता लेकिन एंगल पता है वर्टिकल के साथ 30 डिग्री, वो हमने कर दिया। तो करें, he throws his umbrella and starts running with velocity 10 मीटर पर सेकेंड। नाउ 10 मीटर पर सेकेंड से वो मूव करने लगा है, एक डेटा हमको यहाँ दिया गया है। और इफ द रेन इज हिटिंग हिज हेड नॉर्मली, यहाँ पर जो लाइन है हम लोग इस पर आएंगे, रेन इज हिटिंग हिज हेड नॉर्मली, ये जो नॉर्मली दिया गया है अगेन इससे भी एक वेक्टर बनेगा और ये हमारा वी आर एम वाला वेक्टर बनेगा। इसका भी मैग्नीट्यूड नहीं पता, वी डोंट नो द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर एज वेल। लेकिन जब वो दौड़ रहा है तो रेन उसको सीधी सीधी आती दिख रही है, इतना अपने को समझ में आता है। यानी कि इस पूरे क्वेश्चन में हमको वी आर और वी आर एम, ये दो वेक्टर्स का डायरेक्शन दिया गया, मैग्नीट्यूड किसी का नहीं दिया गया, और इन दोनों के हेल्प से हम वी एम निकाल सकते हैं। क्योंकि अभी हमने यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है, यू सी Vm is equals to Vr minus Vo. See this one. Vm is equals to Vr minus Vo. तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ पर उस रिलेशन को लिख देते हैं, Vm is equals to Vr minus Vr। Vr तो हमारा वेक्टर ऑलरेडी बना हुआ है, बस हमको निगेटिव ऑफ Vrm निकालना है। Vrm वेक्टर हमने ड्रॉ किया हुआ है, इसका निगेटिव हो जाएगा कुछ ऐसा। ये माइनस Vrm वेक्टर बन गया, सिर्फ डायरेक्शन को चेंज किया, मैग्नीट्यूड एज इट इज। मैग्नीट्यूड कितना वी डोंट नो येट, और इसको ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, जिससे भी ऐड कर रहा हूं, मैं ट्रायंगल लॉ से यूज करना चाहता हूं, ऐड करना चाहता हूं। वी आर वेक्टर ऑलरेडी हमने ड्रॉ किया है, ट्रायंगल लॉ से अगर ऐड करेंगे तो कुछ ऐसा होगा। एक नया नीचे डायग्राम
बना देता हूँ, वहां पर सिर्फ हमने इसलिए दिखाया था ताकि नीचे वाले डायग्राम में चीजें समझ आए। तो वी आर वेक्टर कुछ ऐसा है, ये हमारा वी आर वेक्टर है, और माइनस वी आर एम वेक्टर कुछ इस तरीके का है। लेकिन अब ये कहां तक जाएगा, यहीं तक रह जाएगा या ऊपर तक चला जाएगा, या एग्जैक्टली इसके बराबर आएगा, ये कैसे पता चलेगा कि कहां तक जाएगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो दिया नहीं है। बस ये एंगल हम लोग को दे दी गई है, दिस एंगल इज 30 डिग्री, लेंथ तो किसी का नहीं पता। तो ये कहां तक जाना चाहिए, ये वेक्टर माइनस वी आर एम, ये कैसे पता चलेगा? कौन बताएगा? तो जैसा, हाँ बताओ। सर हम उसमें मैग्नीट्यूड को देखते हैं ना, मतलब क्या वी आर एम का जो मैग्नीट्यूड होगा उधर तक ही हम लेंगे ना उसको, वी आर एम का जो मैग्नीट्यूड होगा, मतलब उस उतनी लेंथ होंगी वो वेक्टर की। तो वी आर एम का मैग्नीट्यूड तो नहीं दिया ना हमको, दिया है क्या? न वी आर एम का मैग्नीट्यूड दिया है, न वी आर का मैग्नीट्यूड दिया है, तो हम कितना बड़ा ड्रॉ करें वेक्टर, ये कैसे पता चलेगा? कहां तक ड्रॉ करें, ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा, और वो पता चलेगा वीएम से। बेसिकली वी आर माइनस वी आर एम से जो रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा वो हमारा वीएम वेक्टर बनेगा। अगर मान लो तुम ऊपर तक लेके जाते हो तो रिजल्टेंट वीएम वेक्टर ऐसा दिखेगा, अगर नीचे तक रख देते हो तो ऐसा दिखेगा, और बिल्कुल बराबर तक लेके आते हो तो ऐसा दिखेगा। और हमने कहा था जो वीएम वेक्टर होता है वो या तो फॉरवर्ड हो सकता है या बैकवर्ड हो सकता है, इसके अलावा कोई और डायरेक्शन में नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा वी आर एम, ये हमारा वी आर वेक्टर है, और इसमें माइनस वी आर एम ऐड करना है, तो हम एग्जैक्टली वहीं तक लेके जाएंगे जहां पर इनिशियल के टेल से फाइनल का टिप हॉरिजॉन्टली ज्वाइन। यही वीएम हो सकता है, इसके अलावा कोई और वीएम हो ही नहीं सकता। पर एक बार ये बात समझ आ गई तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं। ये एंगल 30 डिग्री है, और वीएम इसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 10, यानी कि ये साइड हमारा 10 रिप्रेजेंट कर रहा है। एक राइट एंगल ट्रायंगल में एक साइड 10 हो, बाकी के दो साइड्स बता सकते हैं। अगर वी आर का वैल्यू हमने x ले लिया तो x साइन 30, ये हो जाएगा हमारा 10, यहाँ से x हो जाएगा 20, और वी आर एम, ये जो मैग्नीट्यूड, इसका जो लेंथ है वो वी आर एम का मैग्नीट्यूड है। वो क्या है? वी आर एम, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो x cos 30 के बराबर है, यानी 20 इंटू कॉस 30 √3/2, ये हो जाएगा 10√3। तुमसे दो क्वेश्चन पूछे गए थे, एक पूछा गया था वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मतलब हमको वी आर का वैल्यू बताना है जो कि 20 मीटर पर सेकेंड आ गया, और दूसरा पूछा गया था वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मूविंग मैन, तो वो कितना है? 10√3। दोनों के वैल्यूज आ गए। जितना आसानी से मैं सब सारी चीजें बोल देता हूँ उतना आसान होता नहीं है, क्योंकि अभी तो हम बोल रहे हैं तो हाँ 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 सुनने में बड़ा मजा आता है, लेकिन जब हम बोलेंगे नहीं और क्वेश्चन आ जाएगा, हालत सूख जाएगा। इसलिए क्वेश्चन को जैसे जैसे मैंने डिकोड किया है बिल्कुल वैसे ही वैसे डिकोड करना सीखना पड़ेगा, अगर हमको रेनमैन प्रॉब्लम सीखना है करने, और नहीं तो छोड़ सकते हो। 45 के 45 क्वेश्चन तो रेनमैन प्रॉब्लम आएंगे नहीं।
तो अपने को बहुत इत्मीनान से जो क्वेश्चन में स्टेटमेंट्स दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग वेक्टर्स बनाते चलने हैं। किसी में मैग्नीट्यूड होगा, किसी में डायरेक्शन होगा, किसी में दोनों होगा, और क्या क्या गिवन है और क्या हमको निकालना है इसको सबसे पहले हम फिगर आउट करेंगे, ग्राफिकल मेथड का यूज करेंगे। और वेलोसिटी ऑफ मैन जहां तक सवाल है, ये कभी लेफ्ट और राइट के अलावा कोई और डायरेक्शन नहीं ले सकता, ये बात को ध्यान में रखना। तो इतनी सारी बातों से कम वी कैन स्टार्ट विथ। ऐसे तो रेनमैन प्रॉब्लम बहुत अच्छे अच्छे लेवल पर पूछा जाता है, लेकिन स्टार्ट करने के लिए इतना एनफ है। इफ एनीवन स्टिल हैव एनी कंफ्यूजन कि सर यहाँ पर ऐसा क्यों हो गया, वो क्वेश्चन पूछ सकते हो। कोई भी चीज क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये चीज यू कैन आस्क। जो लोग ने किया था यही आंसर आया था। हाँ सर। बढ़िया। हाँ सही है। अब बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे आई और जे में कन्वर्ट कर लेते हैं, दैट इज ऑल्सो ओके। वेक्टर्स हैं और डायग्राम अगर ड्रॉ कर सकते हो तो आई जी और जे में कन्वर्ट भी कर सकते हो। लेकिन ये जो फीलिंग है, मतलब रेन मैन का एक्चुअल जो अंडरस्टैंडिंग, मतलब हमको समझना है कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो उसके लिए तो ये वेक्टर वाला डायग्राम ही हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। हाँ श्रावणी बताइए। सर वो -VRM जो आपने लिया उस वाले हम्म। डायग्राम में डाउट था, आप एक बार वो फिर से समझा सकते हैं? वीआरएम का डायग्राम वर्टिकल है, इतना समझ आ रहा है, हाँ। तो उसका नेगेटिव वेक्टर उल्टा होगा, ये भी तो समझ में आ ही रहा होगा। सर वो क्यों लिया वो समझ में नहीं आ रहा। ये यहाँ पर माइनस वीआरएम कर रहे हैं ना हम लोग, ये जो फॉर्मूला है, हम वेलोसिटी ऑफ मैन निकालना चाहते हैं, तो यहाँ पर फॉर्मूला तो वही है ना, वी आर माइनस वी आर एम। माइनस वी आर एम को ऐड करना पड़ेगा ना। ओके सर। वी आर माइनस और इसको प्लस माइनस वी आर एम, ऐसा तो लिख सकते हैं ना बच्चे। हमने क्या किया, हमने माइनस वी आर एम निकाला और वी आर के साथ ऐड कर दिया यूजिंग ट्रायंगल लॉ। और ये वी आर एम कहाँ तक जाए, ये हमारा वेलोसिटी ऑफ मैन डिसाइड करता है। वेलोसिटी ऑफ मैन कभी भी लेफ्ट या राइट के अलावा कोई और डायरेक्शन नहीं ले सकता, इसलिए ऊपर नहीं और नीचे भी नहीं, ये बिल्कुल सीधे सीधे जाएगा, इतना ही बड़ा होना चाहिए। आई बात समझ में? यस सर। और भी इसके क्वेश्चन, ये तो एक सैंपल क्वेश्चन है, और भी क्वेश्चन हो सकते हैं, वेरी सिंपल क्वेश्चन। एक बंदा है, साइकिलिंग कर रहा है, रेनफॉल वर्टिकल हो रहा है, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। रेन इज फॉलिंग वर्टिकली, with 20 meter per second. A boy riding his bicycle with velocity, let's say 30 meter per second. Find the velocity, velocity में मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों आ गया, मैं लिख देता हूं मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन of velocity of rain observed by boy, या फिर कितने एंगल पर उसको अम्ब्रेला होल्ड करना पड़ेगा, एट व्हाट एंगल, ऐसे इसको ऐसे ही पूछा सकता है, एट व्हाट एंगल
he would have to hold his umbrella to avoid rain. साइकिल चलाते चलाते अगर वो रेन को अवॉइड करना चाहता है तो अम्ब्रेला को कितने एंगल पर होल्ड करना पड़ेगा. दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल क्वेश्चन. ट्राई दिस. जो लोग इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे वो एक एक लाइन में इस सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे. उनको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता ये सब क्वेश्चन में. बट फिर भी एक बार जो लोग अभी समझ रहे हैं पहली बार इस कॉन्सेप्ट को, उनको थोड़ा टाइम दे दिया जाए. ओके, दो बच्चों ने अभी तक किया है. आफिया ने भी कर दिखाया. वेरी गुड. क्लास 11th का AITS कब आने वाला है? सर 20 अगस्त. ओके, इट्स नॉट वेरी फार. आ ही गया वो समय. मैं 4-5 प्रैक्टिस पेपर्स 1D तक आ रहा है ना. हाँ सर. तो मैं 4-5 प्रैक्टिस पेपर आप लोग को शेयर कर दूंगा ग्रुप में, और उसके डिस्कशंस डाउट के क्लास में हो जाएंगे. बीस तारीख में, तो 15 के बाद से शेयर करना शुरू करेंगे. पर डे एक पेपर. और उस पेपर का टाइम हमारा रहेगा 1 घंटा 15 मिनट, क्योंकि वो 45 क्वेश्चन वाले क्वेश्चन है और प्रॉपर AITS के क्वेश्चन है, तो 1 घंटा 15 मिनट से ज्यादा का कोई पॉइंट नहीं है. इन्हीं बच्चों ने अभी तक इस क्वेश्चन को किया है. ये बड़ी बहुत ही दिक्कत वाली बात है, जिसको मतलब बच्चे अभी भी वेक्टर्स ड्रॉ नहीं कर रहे. वेक्टर्स ड्रॉ नहीं करोगे तो ये कॉन्सेप्ट को डाइजेस्ट कर पाना बड़ा ही मुश्किल बात है. चलिए देखा जाए. पहला स्टेटमेंट दिया गया है, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद 20 मीटर पर सेकेंड. इसका मतलब सीधा सीधा हम एक वेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं, और ये वेलोसिटी ऑफ रेन ही है. ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी दे दी गई है. दिस इज VR वेक्टर. बॉय राइडिंग बाइसिकल 30 मीटर पर सेकेंड. अब डिपेंड करता है, तुम इधर दौड़ाना चाहते हो तो इधर, इधर दौड़ाना चाहते हो तो इधर. कहीं दो में से एक ही डायरेक्शन में दौड़ेगा, कोई और डायरेक्शन में दौड़ नहीं सकता. तो हम लोग उसको लेट से टुवर्ड्स राइट ही दौड़ाते हैं. ये वेलोसिटी ऑफ बॉय है. और थोड़ा सा हमको बड़ा वेक्टर इसलिए बना रहा है क्योंकि 20 हमने जो बनाया है इससे मैग्नीट्यूड ज़्यादा दिखाएगा, तो इसलिए 30 मीटर पर सेकेंड अगर दिखाना हो तो थोड़ा सा उसे बड़ा बनाना पड़ेगा. ये वेलोसिटी ऑफ बॉय. ये दो वेक्टर हमने दो स्टेटमेंट से बना लिए. फाइंड द वेलोसिटी ऑफ रेन ऑब्जर्व्ड बाय बॉय. रेन की वेलोसिटी बॉय को कैसी दिखेगी, कैसी अपीयर होगी. मतलब बेसिकली वी आर सपोज टू फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू बॉय. दैट मीन्स वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ बॉय. जो भी वेलोसिटी है उसका निगेटिव ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि VR प्लस माइनस VB ये करना पड़ेगा अपने को. वेलोसिटी ऑफ बॉय तो हमने ड्रॉ किया हुआ है, उसका निगेटिव वेक्टर कैसा दिखेगा, तो उल्टा बनाओ. तो हो जाएगा माइनस VB, और इस माइनस वाले को इसके 20 के साथ ऐड करेंगे. तो अगर यहीं पर मैं कर दूं तो ऐसा ऐड हो जाएगा. और इनका रिजल्टेंट पैरेललोग्राम लॉ से अगर हम निकालना चाहते हैं तो दिस विल बी द रिजल्टेंट. ये दिस विल बी द रिजल्टेंट. ये हमारा हो जाएगा VRB. मैग्नीट्यूड पूछा जाए तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं. ये 30 है,
और ये 20 है, तो इसका जो लेंथ होगा वो √30 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, ये हो जाएगा 900 प्लस 400, तो 10√13 मीटर पर सेकेंड, ये उसकी वेलोसिटी आएगी। और एंगल कितना आएगा, तो अगर वर्टिकल के साथ, जनरली हम लोग वर्टिकल के साथ एंगल बना देते हैं अल्फा, तो tan अल्फा ये हो जाएगा 30/20, तो अल्फा हमारा हो जाएगा tan इनवर्स 3/2 या 1.5। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों मिल गया। अब क्वेश्चन ऐसा भी पूछा सकता है, एट व्हाट एंगल ही वुड हैव होल्ड हिज अम्ब्रेला। अम्ब्रेला कैसा होल्ड करना पड़ेगा, तो अम्ब्रेला को बिल्कुल ऐसा ही होल्ड करना पड़ेगा। अगर उसको रेन से बचना है तो रेन ऐसे आता रहे, तो इससे से बचना है इसको, यानी कि वर्टिकल से ये भी जो अम्ब्रेला है वो वही एंगल बनाएगा, ऑल्टरनेट एंगल अल्फा अल्फा, यानी कि लास्ट क्वेश्चन का आंसर यही है, एट व्हाट एंगल ही वुड होल्ड हिज अम्ब्रेला टू अवॉइड रेन, यानी tan इनवर्स 1.5 डिग्री पर वर्टिकल के साथ वो अम्ब्रेला को होल्ड करेगा ताकि रेन उसको हिट ना करे। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है इसमें कुछ भी ज्यादा काम नहीं होता, लेकिन वेक्टर्स ड्रॉ नहीं करोगे तब तो कुछ भी बात नहीं बनेगी। क्या बाकी लोगों का जिन्होंने सॉल्व किया था यही आंसर था, आफिया, आद्या? यस सर। हाँ सर। बराबर। तो अब ये बात आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप रेनमैन प्रॉब्लम को खोज खोज के सॉल्व करते हो या उसको चुन चुन के छांट देते हो। इसमें नया कुछ है नहीं बताने को, दो चार और क्वेश्चन डिस्कस किए जा सकते हैं, लेकिन वो हम तब डिस्कस करेंगे जब आप कुछ सॉल्व करके आए, रादर देन हम ही क्वेश्चन दें हम ही सॉल्व करें, कोई मतलब नहीं होता। तो रेनमैन प्रॉब्लम, रिवरमैन प्रॉब्लम, और तीसरा ये जो रिवरमैन प्रॉब्लम है इसी के तर्ज पर, वैसा क्वेश्चन ये बहुत कम आता है, लेकिन उसी के तर्ज पर एरोप्लेन एंड विंड प्रॉब्लम भी आता है। जैसे कुछ दिन पहले एक क्वेश्चन ग्रुप में डिस्कस हुआ था, बच्चों को कुछ बात का कंफ्यूजन हो गया था उसमें। एरोप्लेन को देखने का एक तरीका है, ऐसे देखें हम लोग, इस तरह से वो आगे जा रहा है, ऐसा देख सकते हैं। लेकिन ये हमारा हो गया साइड व्यू, और अगर हम इस पूरी चीज को ऊपर से देखें लाइक दिस, तो हमको ये एरोप्लेन जो है अगर उसको एक पॉइंट की तरह देखा जाए तो हमको इजीली नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ डायरेक्शन के साथ ये सारी चीजें दिखेंगी। लाइक ऐसा हम मैप बना सकते हैं, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, और मान लेते हैं कि ये जो एरोप्लेन है उसके बदले हमने एक पॉइंट बना दिया लाइक दिस। अभी एरोप्लेन किसी भी डायरेक्शन में अपने आप को पॉइंट करके जा सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा ईस्ट में ही जाए। मान लेते हैं ऐसा जाना चाह रहा है तो ऐसे चला जाए, ऐसे जाना चाह रहा है ऐसे चला जाए, जिधर जाना चाहेगा उधर जा सकता है एरोप्लेन। लेकिन ये तब तक होगा जब तक कि विंड नहीं है, क्योंकि अगर विंड की वेलोसिटी आ गई, विंड में मूवमेंट आ गया, तो विंड की वेलोसिटी एरोप्लेन के साथ ऐड होगी, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे स्विमर की वेलोसिटी के साथ वाटर की वेलोसिटी ऐड होगी। अब उस कुछ दिन पहले एक क्वेश्चन ग्रुप में था कि एक प्लेन को एक स्टेशन ए से दूसरे स्टेशन बी पर जाना है, और उसकी खुद की वेलोसिटी जो है वो कुछ दी गई थी,
और विंड की भी वेलोसिटी कुछ दी गई थी, और क्या टाइम लगेगा ताकि वो ए से बी पर पहुंचे, ऐसा कुछ क्वेश्चन था. इफ यू सी दैट क्वेश्चन इज स्टिल इन द ग्रुप. पूरा क्वेश्चन का स्टेटमेंट मेरे को याद नहीं आ रहा. हाँ, हेलीकॉप्टर फ्लाइज फ्रॉम अ सिटी ए टू बी. अभी देखो ग्रुप में वो ऑलरेडी है. द लाइन ज्वाइनिंग ए बी इज अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. ओके, यहाँ पर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की तरफ ए बी है. ध्यान से जैसा जैसा बोल रहा है वैसा वैसा कर लो. नॉर्थ से साउथ मतलब वर्टिकल, ऐसा कुछ इस तरह से होना चाहिए ए और बी का. ए है और ये बी है. ये हमारा स्टेशन, और ये बिल्कुल ऊपर से यही सारी चीजें देखी जा रही है. ओके, नेटवर्क का इश्यू है, कोई बात नहीं. फिर रिकॉर्डिंग तो हो जाएगी, रिकॉर्डिंग तो है ही. नाउ क्वेश्चन में दिया हुआ है द लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी इज अलोंग नॉर्थ साउथ एंड इट्स लेंथ इज 100 किलोमीटर. मतलब इसके बीच का जो सेपरेशन है वो हमको दिया गया है 100 किलोमीटर. द स्पीड ऑफ हेलीकॉप्टर इज केप्ट 100 किलोमीटर पर आवर. हेलीकॉप्टर जो खुद की वेलोसिटी है, जो भी स्पीड से ये मूव करेगा, भी मान लिया हमने, इसको 100 किलोमीटर पर आवर ये होना है. एंड विंड ब्लोज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. विंड जो है ये हमारा वेस्ट से ईस्ट की तरफ, लाइक दिस इज वेलोसिटी ऑफ विंड. और इसकी वेलोसिटी भी दी गई है 60 किलोमीटर पर आवर. इसका मैग्नीट्यूड 60 किलोमीटर पर आवर. अब यहाँ पर हमारा एरोप्लेन ए पर है, उसके पास ऑप्शन है बी पर जाने के लिए. वो किसी भी डायरेक्शन में अपने आप को पॉइंट कर सकता है. अगर उसने डायरेक्टली बी की तरफ पॉइंट किया, फॉर एग्जाम्पल अगर एक केस ऐसा भी सोच ले कि उसको सीधे सीधे बी पर आना चाहता है, और इन सारी चीज को ऊपर से देख रहे हैं तो ऐसा ही दिखेगा. लेकिन विंड की वेलोसिटी जब उसके साथ ऐड हो जाएगी, ये 60 और ये 100, तो ये इसके रिजल्टेंट पर कहीं जाएगा इधर, और ये एरोप्लेन इधर चलता चला जाएगा, बी पर तो नहीं पहुंचेगा. अगर डायरेक्टली उसको बी पर पहुंचना है तो बिल्कुल शॉर्टेस्ट पाथ वाला कुछ कंडीशन जैसा बात आ रहा है. जो एरोप्लेन है उसको बिल्कुल बी की तरफ पॉइंट ना करके कुछ इस डायरेक्शन में पॉइंट करना पड़ेगा. मतलब इसको हम बहुत आसानी से रिवर मैन प्रॉब्लम के साथ रिलेट कर सकते हैं. हमको डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पर पहुंचना है, हमने वेलोसिटी को कुछ ऐसा मेंटेन किया, कुछ ऐसा मेंटेन किया ताकि जब विंड की वेलोसिटी इसके साथ ऐड हो तो रिजल्टेंट बिल्कुल इसी डायरेक्शन में बने. दिस इज हाउ द रिजल्टेंट लुक लाइक. और ये 100 है और ये 60 है, और ये एंगल अगर थीटा हमने मान लिया तो 100 sin 60 इज इक्वल टू, क्या लिख रहे हैं, 100 sin थीटा इज इक्वल टू 60. यहां से हमको साइन थीटा मिल जाएगा. 60 डिग्री क्यों लिख रहे हैं यार, अजीब हाल है. इट इज 60 by 100 3/5, यानी कि थीटा हमारा 37 डिग्री आ रहा है. और हमने बताया था रिवर क्रॉस करने के लिए जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल होता है यहाँ पर वो है 100 cos थीटा. ये जो कंपोनेंट है ये v cos थीटा, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो v cos थीटा cos 37, यानी कि 100 इंटू cos 37 हो जाएगा 4/5, ये हो जाएगा 80 मीटर पर सेकेंड.
और 80 किलोमीटर पर आवर, सॉरी, यानी कि ए से बी के डायरेक्शन में वो 80 किलोमीटर पर आवर इफेक्टिव इसी से मूव कर रहा है। एक्चुअल वेलोसिटी है 100, लेकिन विंड के कारण उसकी वेलोसिटी 80 किलोमीटर पर आवर रह जाती है उस डायरेक्शन में। तो टाइम कितना लगेगा? टाइम टू रीच एट बी 100 किलोमीटर का जर्नी है, 80 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है। फाइव बाई 4 1.25 आवर, या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1 आवर एंड 0.25 को 15 मिनट्स। अब इस क्वेश्चन के रिलेटेड भी बच्चों को कंफ्यूजन था कि हमने डायरेक्टली 100 बाई 100 क्यों नहीं करके 1 घंटा ले लिया। ऐसा कौन सा शॉर्टेस्ट पाथ का कंडीशन इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कि उसको बी पर ही पहुंचना है, कोई और ऑप्शन उसके पास है नहीं। उसको ऐसे ही जाना पड़ेगा तभी बी पर पहुंचेगा, अदरवाइज वो कहीं और चला जाएगा। उसको सीधे बी पर जाना है, इसलिए उसको यही करना पड़ेगा और यही एक टाइम का एक्सप्रेशन हमारा फाइनल एक्सप्रेशन होगा। आई बात समझ में? सर सर मैंने उस क्वेश्चन में मतलब सॉल्व करते वक्त वो 100 किलोमीटर पर आवर को हाइपोटेन्यूज बनाने के लिए मैंने ए के साइड से स्टार्ट किया था वेलोसिटी, मतलब 80 किलोमीटर पर आवर आने के लिए। 80 किलोमीटर पर आवर की तरफ, मतलब जो अभी 80 किलोमीटर पर आया है वो लाने के लिए मैंने 100 किलोमीटर पर आवर को साइड में लिया था। तो इसलिए मुझे मेरे मन में आया कि मतलब वो ए से स्टार्ट ही कर रहा है, इसलिए वो मेरे 2 आंसर्स लग रहे थे मुझे। हो सकता है। तो एरोप्लेन विंड प्रॉब्लम का बस यही बात है कि जो एरोप्लेन है उसमें विंड की वेलोसिटी ऐड हो जाएगी और वो दोनों के रिजल्टेंट पर जाएगा। जैसे वाटर में जाने के बाद वाटर की वेलोसिटी मैन में ऐड होती है, उसी तरह से विंड में वेलोसिटी आने पर एरोप्लेन की जो खुद की वेलोसिटी होगी उसके साथ विंड की वेलोसिटी ऐड हो जानी है। यही एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो एरोप्लेन विंड प्रॉब्लम में हमको देखने मिलता है। कुछ भी नया नहीं है, देयर इज नथिंग न्यू। एक क्वेश्चन अभी कुछ ग्राफ का 1D मोशन का क्वेश्चन है। एक ग्राफ दिया हुआ है, a ball is thrown vertically upward with velocity taking point of projection as origin. So the following graph correct represented graph between displacement and time throughout whole motion. डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम ग्राफ चाहिए अपने को पूरे मोशन के लिए। देखो ये शायद 137 जो हमने लीव शेयर करी है तो 137 क्वेश्चन है, ग्राफ का क्वेश्चन 1D मोशन। एक बॉडी को अगर हमने थ्रो किया अपवर्ड तो कोई डाउट नहीं है कि वो ऐसे जाता है और इस तरह से वापस आता है, और जो भी इसकी इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट होगी एस, मैंने इसको एस से डिनोट किया, यहाँ पर वो एच से डिनोट कर रहा है, हाइट से एच से डिनोट कर रहा है। एस से भी डिनोट कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, चलो एच से डिनोट कर लो, क्या दिक्कत है। तो एच को हम लोग कभी भी लिख सकते हैं ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, और जी को डाउनवर्ड लेने के कारण माइनस लेना पड़ेगा, और ये एच कैन बी रिटेन एज वट एवर बी द यू माइनस हाफ GT स्क्वायर। जी को अगर 10 पुट कर दें तो हाफ 10T स्क्वायर। थोड़ा सा डेटा इसलिए डाल दे रहा हूँ ताकि थोड़ा समझ आ जाए कि हो क्या रहा है। तो ut माइनस 5T स्क्वायर। अगर हमको h वर्सेस t का ग्राफ ड्रॉ करना है तो इतना तो समझ में आना चाहिए कि ये टी स्क्वायर क्वाड्रेटिक फंक्शन पैराबोलिक ग्राफ और कोएफिशिएंट नेगेटिव मतलब कनकेव डाउनवर्ड, C0 इसमें कांस्टेंट है ही नहीं मतलब ओरिजिन से पास। ये तीन चीजें अगर हमको समझ आती हैं तो
नो डाउट हम ग्राफ को कुछ ऐसे ही ड्रॉ करेंगे। सॉरी, ऐसे ही ड्रॉ करेंगे। ये हमारा ग्राफ एक्चुअल पैराबोला ऐसा कुछ दिख रहा होगा। अब हाइट कब तक बढ़ेगी? ऑब्वियस सी बात है, जब तक वो ऊपर जा रहा होगा हाइट बढ़ेगी। अगर ये h है तो ये u²/2g मैक्सिमम हाइट टाइम u/g। इस तरह का ग्राफ होना चाहिए। अब यहाँ पर थोड़ा सर्कल जैसा दिख रहा है, लेकिन है वो पैराबोला, और v है तो v/g। तो क्या कंफ्यूजन है, मुझे नहीं समझ आया। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर एक्चुअली आंसर की के हिसाब से इसका आंसर सेकंड बता रहे हैं। तो एक्चुअली आंसर की जो है ना, वो किसी और क्वेश्चन का आंसर की इसमें ढाला है उन्होंने। फिर ये लिप में इसका आंसर सेकंड दिया गया है। हाँ सर। एक बार देख लेना, अगर सेकंड है तो आंसर रॉन्ग है। ठीक है सर। इसका आंसर फोर्थ ही होना है। हाँ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ अगर हमसे पूछा जाता है तो ग्राफ कैसा होगा, ये हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। सपोज वी वांट टू ड्रॉ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। कि वेलोसिटी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, इसलिए मैंने ऊपर और नीचे दोनों ड्रॉ किया है। क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव और प्लस यू है, तो ग्राफ को किसी पॉजिटिव वैल्यू से स्टार्ट होना चाहिए, और जैसे जैसे ऊपर हो जा रहा है वेलोसिटी कम हो रही है और फाइनली जीरो हो रही है, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने की वजह से ये कुछ ऐसे जाना चाहिए। ये टॉप मोस्ट पॉइंट है जब वेलोसिटी जीरो हो गई, उसको हम u/g भी लिख सकते हैं। उसके बाद वेलोसिटी की डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये ग्राफ कुछ ऐसे ही चलता चला जाएगा, और फाइनली उसकी वेलोसिटी -u हो जाएगी, और जो टाइम है ये 2u/g हो जाएगा। दिस इज वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। अगर इसका स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ, एक और ग्राफ हो सकता है स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ क्या होगा, यहां से स्टार्ट होगा और यहां तक तो सब कुछ बराबर है, लेकिन ये निगेटिव नहीं होता, तो यहां से मिरर इमेज लेना पड़ेगा लाइक दिस। ये चीज यहाँ पर ऐसे दिखी, ये टाइम हो जाएगा 2u/g, ये हो जाएगा u/g, और इस तरह से स्पीड टाइम ग्राफ हमारा दिखेगा। तो अगर आंसर सेकंड दिया हुआ है तो वो हमारा स्पीड टाइम का ग्राफ है, ना कि हाइट वर्सेस टाइम का ग्राफ। गलत है वो, और वैसा डेटा जो दिए गए हैं हाइट में v/g वो भी गलत है, तो सेकंड ऑप्शन नहीं हो सकता। इस क्वेश्चन का तो आंसर नहीं हो सकता। तो आज हम लोग यही तक रखते हैं। एक्सक्यूज मी AIT सर। हम्म, सर वो जो आप बोल रहे थे ना AITS के पहले आप कुछ प्रैक्टिस पेपर्स भेजेंगे, हाँ तो सर वो थोड़े पहले भेज मतलब 15 तारीख के पहले से अगर आप भेजना स्टार्ट करेंगे तो हमको थोड़ा टाइम भी मिल जाएगा उसको थोड़ा अच्छे से एनालाइज करने का। ठीक है। तो तुम लोग मोशन इन 2D का टेस्ट दोगे या मोशन इन 1D का टेस्ट दोगे? क्योंकि मोशन इन 2D का टेस्ट अभी आने वाला है। अभी ये चैप्टर फिनिश होगा तो तुम लोग का एक टेस्ट अभी आने वाला है, और अभी AIT से बहुत दिन है। अभी तो 5 तारीख है और 20 तारीख को टेस्ट है। 15 दिन पहले से AIT का प्रिपरेशन कौन करता है? जो बच्चे इतना पहले से अगर टेस्ट का प्रिपरेशन करने लगेंगे तो फिर तो पूरा सिलेबस ही तो रुइन हो जाएगा। मैक्सिमम 1 वीक इसकी आदत डालनी ठीक पड़ेगी, है सर। नहीं तो पूरा पूरा महीना बच्चा AITS प्रिपेयर कर रहा है ऐसे नहीं होगा। मैक्सिमम AITS का 1 वीक का टाइम होना चाहिए, एक अच्छा खासा जो पढ़ाई कर रहा है बच्चा डेली बेसिस पर, उसके लिए 1 वीक से ज़्यादा पहले से अगर वो प्रिपरेशन पर हाथ लगा रहा है और सिलेबस को टच कर रहा है, मतलब उसने पहली बार में अच्छे से पढ़ाई नहीं की है, तभी ऐसा हो रहा है।
बहुत सारे बच्चे 15-20 दिन पहले से पढ़ना शुरू कर देते हैं। इसका सीधा सीधा मतलब है कि उसने पहली बार में जब क्लास में चैप्टर चल रहा था उसने फाकी मारी है। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज में बोल रहे हैं। जब क्लास में चैप्टर चल रहा होगा अगर उस समय फाकी मारोगे और चाहे तुम 15-20 दिन क्या महीना दिन पहले पढ़ना शुरू करोगे तब भी ITO से मार्क्स नहीं आएंगे। ये वेल टेस्टेड बात बोल रहे हैं। एग्जाम में मार्क्स तभी बनेंगे जब क्लास में जब टॉपिक चल रहा हो उसी समय उसको अच्छे से पढ़ना है और फिर उसका रिवीजन करना है 5 दिन 7 दिन पहले से मैक्सिमम। बहुत सारे बच्चे तो 3-4 दिन में ही कर लेते। लेकिन अगर चलो 1 वीक लिया, 1 वीक पर पहले से अपना रिवीजन शुरू कर दिया तो फिर AIT से मार्क्स आ जाएंगे। क्योंकि अभी बहुत बार, अभी तो शुरुआत है, अभी तो जैसे जैसे अभी आगे बढ़ेंगे मोशन इन 2D का जब टेस्ट होगा तब तक हम लोग रोटेशन पढ़ रहे होंगे। मोशन इन 2D कब पढ़े और रोटेशन कब पढ़ेंगे और टेस्ट कब होगा, इसमें बहुत गैप होगा। और वहीं पर असली टेस्ट होता है कि कौन सा बच्चा सीरियस पढ़ाई करता है और कौन सा बच्चा सिर्फ बैटरी की तरह चार्ज होकर तुरंत डिस्चार्ज हो जाता है। सिर्फ पढ़ने से हमारा काम नहीं होगा, रिटेंशन की भी बात है। रिटेन करना है कितना पढ़ने के बाद। अगर हम रिटेन नहीं कर पा रहे, तुरंत भूल जा रहे, तुरंत सब कुछ दिमाग से निकल जा रहा है तो बड़ा दिक्कत होगा बाद की AITS। तीसरा AITS आते आते बच्चे तिलमिला जाते हैं। उसमें चैप्टर भी एकदम इतना डिफिकल्ट चल रहा होता है, रोटेशन, ग्रेविटेशन, और टेस्ट हो रहा है 1D का 2D का जिसमें 1 महीना पहले का पढ़ा हुआ चैप्टर। ये करें कि वो करें कि क्या करें। मैंने पहले ही बताया था कि अपने पढ़ाई शेड्यूल को अगर AITS या टेस्ट के अकॉर्डिंग चेंज करने की कोशिश करोगे तो सब कुछ खराब होएगा। बैकलॉग, डाउट, चैप्टर ही छूट जाएगा पूरा का पूरा। ये सब चीजें नहीं करनी। अपने को रेगुलर बेसिस पर जो चैप्टर चल रहे हैं उनकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है। भले ही उसका टेस्ट हो ना हो, ये चैप्टर उसी समय प्रिपेयर होने चाहिए। क्योंकि जब चैप्टर आएगा तब प्रिपेयर नहीं हो पाएगा। प्रिपेयर तो अभी ही होगा। 2D को जितना तुम आज कल टाइम लेके प्रिपेयर कर सकते हो, दोबारा ऐसा समय पूरे 2 साल में कभी नहीं मिलेगा। दिस इज व्हाट द एक्चुअल थिंग। 1D को जितना जिस बच्चे ने कंप्लीट कर लिया, ये समय दोबारा कभी 2 साल में नहीं आएगा। ये सिर्फ कहने की बात है। मैं भी कह दूंगा कि हाँ उस समय नवंबर के बाद टाइम मिलेगा, तो जनवरी के बाद टाइम मिलेगा, तो फरवरी के बाद टाइम, कुछ नहीं, सारी बातें बकवास है। जिस बच्चे ने जो चैप्टर जितने अच्छे से कंप्लीट कर लिया यही उसका एसेट है। अब कभी दोबारा उस चैप्टर पर टाइम मिलेगा नहीं। चैप्टर खत्म खत्म। 2D खत्म होने वाला है 2-3 क्लास के बाद। अब ये चैप्टर दोबारा कभी नहीं होगा प्रिपेयर, अभी होना है। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के बारे में भी ऐसा ही है। जब तक चैप्टर चल रहा है तब तक कंप्लीट करना है। 1-2 दिन आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर हम ये सोच के बैठे कि इसका जब AITS होगा तब इसको प्रिपेयर करेंगे, पूरा पूरा रॉन्ग स्ट्रेटजी है। औंधे मुंह बच्चे गिर जाते हैं। बार बार इस बात को हमने बताने की कोशिश की है। बाकी चॉइस तुम लोग का है, हम किसी को फोर्सफुली तो पढ़ा नहीं सकते। अब तुम AITS का प्रिपेयर कर रहे हो कि क्लास का जो टॉपिक चल रहा है वो पढ़ रहे हो, ये कोई नहीं बता सकता। ये तो खुद का सेंस है जो हमको समझना है। समझ आए तो ठीक, नहीं तो जो करना है अच्छा बात है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।